आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी के पहले चरण में वर्कशॉप सेशन ज़रूर देख लिया होगा। और जब आपने विस्तृत वर्कशॉप सेशन आपने देखा है, तो वर्कशॉप सेशन में जो सबसे पहली चीज़ हमने आपसे चर्चा की थी कि आप सभी को सिलेबस ज़रूर अच्छे से एक बार रिसर्च करना, केवल सिलेबस देखना नहीं है, सिलेबस रिसर्च करना है। परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है और परीक्षा की क्या योजना है, सबसे प्रारंभिक समझ होती है। और ये सिलेबस अब आपकी एक तरीके से एक आपका सच्चा मार्गदर्शक रहेगा पूरी प्रिपरेशन में, पूरी तैयारी में। और केवल सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं करना, बल्कि सिलेबस आपके साथ इसका कंप्लीट सिलेबस रिसर्च करना है। तो आज के सेशन में आप सभी को डिटेल में सिलेबस रिसर्च आपको जो है एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये काम आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे। और साथ में आपको हम पूरा सिलेबस, जो आयोग का सिलेबस है, एक बार समझ लीजिए आप पूरा डिटेल में। तो इसके लिए हमारे साथ रावेन सर रहेंगे और रावेन सर सिलेबस को साथ में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन देखिए, जो हमारा काम है, सबसे पहला काम हम ये चाह रहे हैं कि सिलेबस रिसर्च एक्चुअल में करते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए वैसे एक अलग से डिटेल सेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन इस सेशन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये सिलेबस है और ये सिलेबस आपके संस्थान का है, आयोग के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आधारित है। तो ये आपका सिलेबस है, इसका नाम हमने दिया मास्टर सिलेबस। सबसे पहले इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे प्रशासक बैच में जुड़े हुए हैं आईएएस के, उनको आपको सिलेबस वाले सेक्शन में उपलब्ध करा दिया गया है, पीडीएफ आपको मिल गई है। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए और अब आपका ये कंटिन्यूअस आपके पास रहना चाहिए हमेशा। जब भी आप पढ़ेंगे इसको अपने साथ रखेंगे, है ना। सिलेबस को आधार बना करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसका रिसर्च का मतलब क्या है कि आयोग ने अभी, सर आपको डिटेल पूरा सिलेबस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। ये पूरी सिलेबस की पीडीएफ ही है, तो आप अपना सिलेबस ये वाला अपने पास रख लीजिए। यदि नहीं है तो अभी ये पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिए। और जो बच्चे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, आपको ऐप के अंदर ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। ऐप में सिलेबस का सेक्शन है, वहाँ पर आपको यूपीएससी का, आईएएस का सिलेबस मिल जाएगा। तो ये सिलेबस में देखिए क्या है ना, चीज़ें वन लाइनर लिखी हुई हैं, एक एक लाइन में चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत विस्तार नहीं है। खासकर प्रीलिम्स का सिलेबस भी बहुत डिटेल नहीं है, मेंस का सिलेबस विस्तृत है, लेकिन उसको और डिटेल में जाके देखना है, एक बार समझने की कोशिश करना है कि किसी विषय की गहराई कितनी है। और इसके लिए एक दूसरी, एक तरीके से हमने सिलेबस का कंप्लीट एक बुक ही लिख दी है, जिसका नाम है सिलेबस रिसर्च। तो ये बुक आप लोग, जितने लोग प्रशासक बैच में, वहाँ पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और जो बच्चे यूट्यूब में हैं, वो लोग ऐप में जाके ई पीडीएफ के नाम से इसको ले लें, परचेज कर लें। तो ई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और बैच वाले बच्चों को हमने ये उपलब्ध करा दिया है। अब इन दोनों को मिला करके एक बार यहाँ पे हम कंप्लीट नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार रविंद्र सर को बुलाऊंगा और रविंद्र सर आपको बताएंगे कि हमारी क्या योजना है, किस तरीके से जो है हम ये सेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये शुरुआत यही है, आरंभ यही है, अब यहीं से शुरू करना, यहीं से आपका एक तरीके से शुभारंभ है। तो एक बार इस सेशन के बारे में सर डिस्कस करेंगे और आगे आपको पूरा सिलेबस बताएंगे। बस एक बार आप पूरा कंप्लीट सिलेबस अपने पास रखिएगा, एप्लीकेशन में आपको सिलेबस ये मिल जाएगा हमारे। और प्रशासक बैच आपका प्रॉपर बैच ही है, जहां पर आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यदि YouTube में जुड़े हुए हैं तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस बैच में आइए। यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ आपको हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, पर कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया भी जाएगा। सब्जेक्ट वाइज डेप्थ में हमारी क्लासेस पूरी रहेंगी, तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। तो चलिए एक बार पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। और इस पूरे पैटर्न को समझ लीजिए, क्या पैटर्न है। हर साल आपका जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे सेशन को समझने के बाद। और आपका इसके बावजूद कोई डाउट बचेगा नहीं, ये बात बिल्कुल आप फिक्स रखिए। और सारे बच्चे नोट्स भी बनाते हुए चलें। यदि सिलेबस आपके हाथ में है तो सिलेबस पे ही टिक करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है। अपडेटेड है, अद्यतन है अभी तक के हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक बार रविंद्र सर को बुलाता हूँ और वो आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से गाइड भी करेंगे, बताएंगे। आ जाइए सर। हेलो एवरीवन एंड सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि देखिए आईएएस की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो आपको परीक्षा से संबंधित सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है।
तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, क्या पढ़ना है मेंस के लिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, और इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखा जाए यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम के परीक्षा का जो नाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी जो है वो परीक्षा का नाम नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे हम सीएसई कहते हैं, और इसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसको हम यूपीएससी का सीएसई एग्जाम कहा जाता है, जिसको नोटिफिकेशन आपकी जारी होती है। उद्देश्य देखा जाए तो क्या है, तो यहां पर देखा है तो प्रशासनिक सेवाओं के सबसे उच्चतम पदों पर सबसे भारत के योग्य यहां पर आपके कह सकते हैं कि व्यक्तियों को भारत के देश के प्रशासनिक मुद्दों से लेकर के सामाजिक मुद्दों तक, देश की आर्थिक स्थिति से लेकर के वैदेशिक मामलों तक एक सोच डेवलप करना, मार्गदर्शन करना, नए विजन तय करना, वो सारा काम जो होता है आपको सौंपा जाता है। और एक यहां पर देखा जाए, इसके लिए ऐसे लोगों को इस पद तक लाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा कहा जाता है। तो देखा जाए तो एक संवैधानिक संस्था यूपीएससी जो है अनुच्छेद 315 के तहत गठित, हर साल ये परीक्षा का आयोजन करते हैं एक नियमित समय पर। आप सभी यहां पे प्रारंभिक, मुख्य और यहां पर देखा जाए तो 3 चरणों में इस परीक्षा को संपन्न करा लिया जाता है। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम भी इसे कहा जाता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है, इस एग्जाम को स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि एक तरीके से आपको टेस्ट किया जाता है कि कौन से व्यक्ति जो हैं वो मुख्य परीक्षा या ज्यादा बेहतर हैं दूसरों के मुकाबले। एक तरीके से छांटने की भी प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं, जहां योग्य व्यक्तियों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस परीक्षा के नंबर जो होते हैं वो आगे आपके मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ा जाता है। यहां पर 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे, दोनों ही पेपर आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में हम देखें तो जहां सामान्य अध्ययन 200 अंक का होता है, वहीं सीसेट भी आपको देखा है तो 200 अंकों का होता है। लेकिन यहां पर इन दोनों ही पेपर में थोड़ा सा अंतर है। जहां पेपर 1 सामान्य अध्ययन आपकी कट ऑफ के बेसिस पे आपको मेंस लिखने का मौका देता है, वहीं पर आपको सीसेट के पेपर में सिर्फ 33% नंबर ही क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जो लाना अनिवार्य है। यदि आप 33% से ज्यादा यहां पर लाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 33% से कम नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आप सीसेट के पेपर से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जीएस के पेपर में आपने जितनी भी मेहनत की होगी वो भी यहां पर व्यर्थ हो जाएगी। अब यहां पे देखा जाए तो भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी है। योग्यता जो है मेंस का यहां पर प्रीलिम्स इसलिए लिया जाता है ताकि आपको मेंस देने का मौका मिले। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करते हैं तो आपको अगला जो चरण आता है वो मुख्य परीक्षा का आता है, और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यहां आपके द्वारा जो भी अध्ययन के दौरान समझ विकसित हुई है, जो भी आपका यहां पर सोच है, जो भी यहां पर विषयगत यहां पर आपकी कह सकते हैं जानकारी है, वो यहां पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके नहीं आना है, बल्कि क्वेश्चन को विभिन्न पहलुओं से अपनी राय रखते हुए विभिन्न मामलों को लिखना पड़ता है, और इसके लिए आपकी गहरी सोच और यहां पर डिटेल से अध्ययन करना जरूरी है। मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक तरीके का प्रश्न पत्र होते हैं, 1-2 नहीं होते हैं, बल्कि टोटल कितने प्रश्न होते हैं, 9 पेपर होते हैं। इनको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि लैंग्वेज के पेपर होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का 300 नंबर का आता है। दूसरा जो 7 मेरिट वाले पेपर होते हैं, इसमें निबंध है, 4 जीएस के पेपर हैं और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। सभी के 250 नंबर यहां पर होते हैं। कुल अंक जहां पर आपको इंटरव्यू में यहां पर आपको मौका मिलता है 1750 नंबर की लड़ाई है। जितना ज्यादा आप लेकर आएंगे उतने ही ज्यादा चांस है आपको अगले चरण में पहुंचने के। योग्यता क्या होता है, इंटरव्यू में यहां पर आपका चयन होगा और इंटरव्यू के फिर नंबर मिलाकर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 275 अंकों का, और अभ्यर्थी की बौद्धिक क्षमता, नेतृत्व, तर्क शक्ति, नैतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक समझ और संप्रेषण क्षमता इत्यादि का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो एक पैनल बैठा होता है 2 से 4 5 व्यक्तियों का, जो आपसे विभिन्न मुद्दों को लेकर से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का क्या आप जवाब देते हैं, उस आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि टोटल जो मेरिट लिस्ट यहां पर फाइनल रिजल्ट जो आता है वो होता है मुख्य परीक्षा 1750, इंटरव्यू 275, फाइनल 200, 2025 नंबर का मेरिट लिस्ट में आपको कितना अंक आप लेकर आए हैं वो बताता है कि आप इस साल यहां पर सफल हुए हैं या एक बार फिर या असफल हो चुके हैं। चलिए अब इस परीक्षा को
दूसरा सवाल आता है कि पाठ्यक्रम की चीजों पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय से, आयु वर्ग 21 से 32 वर्ष जनरल के लिए, अटेम्प्ट जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए असीमित है। वहीं आईएएस परीक्षा से संबंधित जो नियुक्तियां आपको मिलती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, केंद्रीय समूह की सेवाएं हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप ए की सर्विसेज जिसमें आपको आईएफएस है, आईएएस यानी भारतीय लेखा परीक्षा लेखा सेवा है, भारतीय सिविल्स लेखा है, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा है, रक्षा सेवा है, रक्षा संपदा सेवा है, सूचना सेवा है, भारतीय डाक सेवा है, भारतीय डाकतार लेखा वित्त सेवा है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा है, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आयकर और भारतीय व्यापार सेवाएं हैं। यानी कि अगर आपका चयन होता है सिर्फ आईएएस और पीसीएस की ही पोस्ट नहीं होती है, बल्कि सारी पोस्ट भी होती हैं जो मेरिट के आधार पर मिलती है। सबसे हाईएस्ट रैंक के लोगों को आईएएस और पीसीएस की पोस्ट मिलती हैं और जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाएंगे वैसे ही आपको लोअर यहाँ पे कैटेगरी की ग्रुप ए और ग्रुप बी के यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं। ग्रुप बी में देखा जाए तो आपको कौन सी आती हैं, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, जिसमें पौंडीचेरी है, ये भी आपको यूटीज की सेवाएं हैं वो आपको प्रदान की जाती हैं। अब यहां पर देखा जाए परीक्षा की विशेषताएं क्या हैं, यहां से थोड़ी सी समझना जरूरी हो जाता है कि जो आप इन सेवाओं को लेकर के तैयारी करें, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा आखिर है क्या, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या डिमांड एक तरीके से आपको सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर के है, क्या एक सोच है यूपीएससी की अभ्यर्थी से, क्या वो समझना चाहते हैं किस तरीके के लोगों का चयन वो करना चाहता है। तो देखिए सबसे प्रतिष्ठित एक बहुस्तरीय परीक्षा है तो यहां पर ऐसे लोगों का भी चयन होगा। अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम इसलिए शामिल किया गया ताकि हर एक वर्ग विशेष को लेकर के यहां पर कोई भेदभाव ना हो। आईएएस का एग्जाम जो होता है वो अगर आपको भारत के नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, वेस्ट से लेकर के साउथ तक, हर एक वर्ग विशेष का व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमबीए होल्डर हो या सामान्य ग्रेजुएट हो, हर व्यक्ति इस परीक्षा को दे सके, इस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। वैचारिक स्पष्टता सबसे जरूरी पहलू है। उत्तर लेखन आपका अच्छा होना चाहिए। नैतिक विवेक का भी आपका परीक्षण लिया जाता है कि व्यक्ति के तौर पर आप कैसे हैं। इसके अतिरिक्त भारत के श्रेष्ठतम प्रशासनिक पदों तक पहुंचने के एक मार्ग के तौर पर भी आप इस परीक्षा को देख सकते हैं। यानी कि देश की सेवा करना और आईएएस आईपीएस बनकर देना, देश की सेवा करनी है, तो ये आपको इस परीक्षा के माध्यम से ही संभव है। अब देखा जाए तो हम आपको हेल्प कैसे करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी को डिटेल से बताएंगे। देखिए जो पाठ्यक्रम होता है कई बार अभ्यर्थी इस चीज के बारे में समझ नहीं पाता है, कई सारे यहां पर उसके बाद अनभिज्ञता रहती है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं या क्लासेस में जो चीजें चल रही हैं वो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो आजाद आईएएस एकेडमी है ये आपको प्रोवाइड कैसे कराएगी और सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट कराएगी और आखिर सिलेबस में है क्या क्या। जीएस फाउंडेशन, जिसमें हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराएंगे, यानी कि प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक हम आपके साथ होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपका हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं तो उस सब्जेक्ट की हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, आपको गाइड करते हैं, उत्तर लेखन में आपकी मदद करते हैं और अधिकतम स्कोर कैसे लाएं उसकी आपको यहाँ पर गाइडेंस करते हैं। एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक बुक्स को लेकर के आपको गाइड किया जाता है कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स किसके लिए अच्छी हैं, कौन सा रिसोर्सेज किस सब्जेक्ट के लिए यूज करना है। इसके अतिरिक्त डेली करंट अफेयर्स और वीकली टेस्ट के माध्यम से आपको लगातार अपडेट किया जाता है और आपको समझ कितनी बेहतर हुई है उसको यहां पर टेस्ट के माध्यम से समझा जाता है। ऐसे और एथिक्स के माध्यम से आपकी निबंध लेखन शैली और नैतिक यहां पर विचारों को परिपूर्ण किया जाता है और उसे ज्यादा यहां पर बेहतर बनाया जाता है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, मॉक इंटरव्यूज भी हैं ताकि आपको इंटरव्यू और मेंस में अच्छे नंबर दिलाए जा सके। यानी हर एक पहलू जो इस परीक्षा की डिमांड है उसको हम यहां पर पूरा करते हैं। तो आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं आजाद आईएएस एकेडमी में या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो यहाँ पर टीचर आपके साथ होंगे, आपको लगातार गाइड करेंगे। ऑनलाइन जुड़ते हैं तो भी यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं प्रशासक बैच में। तो प्रशासक बैच में क्या क्या है, सिलेबस का हम 100% कवरेज देने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके क्लासेस हैं। लाइव आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई समय नहीं है, कोई काम पड़ गया है तो आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड तौर पर जब समय मिले तब देख सकते हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक्स के टॉपिक को कवर किया जाता है ताकि आपको लगातार अपडेट किया जा सके। टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन, मॉक इंटरव्यू, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं और यहाँ पे सभी फैकल्टीज जो होती हैं आपको हर एक विषय को लेकर के आपको लगातार कैसे बेहतर करना है उसको लेकर के गाइड भी करेंगे।
बैच का जो विवरण है देखा जाए तो आपको सिलेबस जो है कवर किया जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भूगोल है, इकोनॉमी है, पर्यावरण परिस्थिति है, निबंध लेखन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, वैकल्पिक विषय हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स की तैयारी में देखा जाए तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, पीवाईक्यू कराया जाएगा, सीसैट के पेपर को कवर किया जाता है और सारी चीज़ें हम यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे। मेंस की तैयारी के लिए आपको उत्तर लेखन में हेल्प की जाएगी। करंट के एनरिचमेंट सेशंस होंगे जहां पर आपको और क्या ऐड कर सकते हैं मेंस से पहले। करंट अफेयर्स के डिटेल्स एनालिसिस करना यानी कि देखा जाए तो मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन में अंतर क्या है। प्रीलिम्स जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन टिक करके आ गए, वहीं मेंस के क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिटेल्स सभी पहलुओं को पढ़ना है, इसलिए करंट को दोनों तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। निबंध की प्रैक्टिस होगी, इंटरव्यू आपको दिखाया जाएगा, बॉडी लैंग्वेज जैसी चीजों पर, डीएफ को संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को भी आपको हल कराया जाता है। यानी हर एक समय, हर एक स्थिति, हर एक चरण में आपको गाइड किया जाता है आजाद आईएएस एकेडमी में। ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप हमारा जो है गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डाउट सेशन होते हैं, वीकली क्लासेस भी हैं और टेस्ट सीरीज और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको यहां पर मिलता है। चलिए बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के चरणों को लेकर के, और इसमें क्या आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, वो भी आपको। सबसे पहली चीज देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 2 पेपर होने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, 33% का क्वालिफाइंग पेपर सीसैट होने वाला है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो सकता है, और पाठ्यक्रम संबंधी विवरण जो होती है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। प्रक्रिया ज्ञात क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, और साथ ही यहाँ पर दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन, असमर्थ जो है, दिव्यांग व्यक्तियों को लेखन संबंधी न्यूनतम 40% अगर अक्षमता है प्रभावित करती है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। लिखित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अहरक प्रश्न पत्र हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार को कोई एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होता है, 300 अंकों का वो पेपर होगा। दूसरा देखा तो अंग्रेजी भाषा के पेपर है जो कि 300 अंकों का है, और मेरिट क्रम के लिए इन प्रश्नों को आधार नहीं बनाया जाता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि आपको उतने नंबर यहाँ पर, जैसे कि सीसैट का है कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33% लाने हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर ये लैंग्वेज के पेपर भी आपको करने होते हैं। इसके बाद मेंस में हम आते हैं, तो मेंस का जो पहला प्रश्न पत्र है यहाँ पर निबंध का आपको होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होंगे, तीसरे, चौथे और 5वें, ये आपको सामान्य अध्ययन के 1 से 4 तक पेपर होते हैं। जो सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें भारतीय विरासत, संस्कृत, विश्व इतिहास, भूगोल और समाज होता है। दूसरा जो पेपर है इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित टॉपिक होते हैं। तीसरा जो प्रश्न पत्र है यहाँ पर देखा, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के विषय हैं। चौथा जो पेपर है सामान्य अध्ययन को, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि को है। इसके बाद ये टोटल 5 पेपर होंगे, 4 जीएस का और 1 निबंध का। छठा और 7वां जो पेपर होता है, जो वैकल्पिक विषय, जो भी आप चयन करते हैं उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन सभी प्रश्न पत्रों को अगर हम देखें तो सभी के नंबर जो होते हैं सभी 250 के होते हैं। इसके बाद 1750 अंकों के लिखित परीक्षा के बाद एक मेंस इंटरव्यू 275 नंबरों का 2025 का पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाता है, और आपकी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो प्रक्रिया है अब उसके बारे में आपको बताएंगे कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में जाते हैं तो आपको क्या पढ़ करके जाना है। देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी करते समय कई बार अभ्यर्थी बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि प्रीलिम्स की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय आपकी मेंस की भी तैयारी चल रही होती है। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आगे चल करके मेंस में भी पूछे जाने हैं। ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आपकी जब स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ मेंस ओरिएंटेड रहे हैं तो सब्जेक्ट को प्रैक्टिस भी मेंस ओरिएंटेड करके चलनी है। इससे फायदा यह होता है कि आपके प्रीलिम्स निकलने के बाद आपको मेंस के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है, यानी आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी पहले से तैयार होंगे, और प्रीलिम्स के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए और आपने मेंस की तैयारी पहले से कर रखी है तो सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना होगा। तो इसलिए जो मैं सिलेबस आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सिलेबस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर, बहुत अच्छे से स्टडी करके, डिटेल एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ना क्या चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए, तो चलिए बताते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे ये जो पाठ्यक्रम है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है जब आपका प्रीलिम्स का जो पेपर होता है जीएस का, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित समसामयिक घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स आपका होता है। दूसरा जो है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इतिहास को लेकर के क्वेश्चन होता है। इसके बाद भारत का
और विश्व का भूगोल, जो कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को लेकर के प्रश्न होंगे। ज्वालामुखी को लेकर के भी क्वेश्चन हो सकता है। विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा भी क्या है। जल धाराएं होंगे, वो भी क्वेश्चन होंगे। बेरिंग सागर से हो गए। जियोपॉलिटिक्स एंगल भी होता है, मृदा भी होती है, जलवायु होती है, ऐसे पहलू होंगे। भारतीय समाज में देखा जाए तो भारतीय शासन व्यवस्था, जिसमें हम राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटी से रिलेटेड होगा, पंचायती राज व्यवस्थाएं हो गए, लोक नीति से संबंधित मुद्दे हो गए। इकोनॉमी की बात करें तो उसमें बजट हो गया, सतत विकास हो गई, गरीबी हो गया, सामाजिक पहलू हो गए, जनसांख्यिकी हो गई। इन पहलुओं को प्रीलिम्स में पढ़ना है। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता से संबंधित, जलवायु परिवर्तन का टॉपिक और सामान्य विज्ञान, ऐसे 7 टॉपिक हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में जीएस के लिए पढ़ के जाना है। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स में जीएस के इन टॉपिक्स को देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ प्रीलिम्स में एक और पेपर भी आपको पढ़ना होता है। सिर्फ जीएस कर लेने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आपका क्वालिफाइंग या मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। खासकर हिंदी भाषी छात्रों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जीएस के पेपर से ज्यादा जो बड़ी समस्या निकल के आती है वो है सीसैट के पेपर में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप सीसैट के पेपर की सिलेबस को देखते हैं ना, कई बार सिलेबस ठीक से देखा भी नहीं जाता है, और अगर देख भी लिया गया तो समझ नहीं आता कि किन चीजों को लेकर प्रिपरेशन करें। टॉपिक क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है बोधगम्यता, कंप्रीहेंशन। दूसरा है संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। तीसरा है तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता। इसके बाद निर्णय लेना, समस्या समाधान। संख्यात्मक योग्यता 10वीं पास। आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें चार्ट, ग्राफ और तालिका से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता है। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, इसमें इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, थोड़ी बहुत रीजनिंग, मैथ, या फिर हम कहें आपको कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा टॉपिक आते हैं जिसको लेकर के हिंदी भाषी के छात्र बहुत समय पहले आर्ट के अगर देखें तो छोड़ चुके होते हैं। और उनके लिए समस्या आ जाती है कि जब वापस से इन्हें पढ़ना पड़ता है जो काफी समय से छोड़ा हुआ है, तो उनको कई बार वो चीजें उतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये भी है कि आप इस पेपर को तब तक यहां पर साइड करते हैं जबकि प्रीलिम्स आ नहीं जाता है। लेकिन बेसिकली सीसैट के पेपर को उतने ही समय से यहां पर प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए जैसे आपने जीएस करना शुरू किया। हाँ, जीएस समय ज्यादा लेता है, सीसैट को उतना समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको सीसैट के पेपर को समझने में हो सकता है समय ज्यादा लगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहां पर आधा घंटा 1 घंटा अगर आप शुरुआत से इस पेपर को देना शुरू करेंगे तो हो सकता है 2-3 महीने में नहीं, लेकिन 6 से 8 महीने में सीसैट के पेपर को इतनी अच्छी समझ हो जाती है, इतना यहां पर आप बेहतर हो सकते हैं कि इस पेपर को प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं कि जहां अभ्यर्थी जो होते हैं प्रीलिम्स के पेपर में डिस्क्वालीफाई इसलिए हो गए क्योंकि यहां पर उनका सीसैट ही अच्छा नहीं गया, जबकि उनका जीएस का पेपर बहुत अच्छा था। तो ये गलती जो है नहीं करनी है। हमें अपने प्रीलिम्स के पेपर को जीएस और सीसैट दोनों को ही एक समान यहां पर लेकर चलना है, खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके लिए सीसैट जो होती है वो दूर की कौड़ी है, यानी कि उन्हें समझ में नहीं आता है, चीजें समस्या प्रधान है और दूर भागते रहते हैं। क्योंकि दूर भागने से ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको लगातार यहां पर मेहनत करनी होगी और एक यहां पे क्रमबद्ध तरीके से इस पर काम करना होगा, और ये हम आपके लिए यहां पर आसान करेंगे कि सीसैट के कारण कभी भी आपका पेपर या प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। चलिए, उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में जैसे हमने कहा कि 9 पेपर होने वाले हैं, तो मुख्य परीक्षा के बारे में आपको चलिए बताते हैं, उसके सिलेबस के बारे में क्या क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय भाषा और अंग्रेजी में अंकित जो प्रश्न पत्र है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जो क्वालिफाइंग तरीके के नेचर के पेपर हैं। तो अंग्रेजी में जो पूछा जाएगा उसमें गद्यांश को समझना है, संक्षेपण पूछा जाएगा, शब्द प्रयोग है, शब्द भंडार है, लघु निबंध, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। भारतीय भाषा जैसे अगर आपने हिंदी ले लिया तो उसमें भी आपको गद्यांश होगा, संक्षेपण है, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, लघु निबंध, और अंग्रेजी से भारतीय भाषा या भारतीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद जैसे विषय शामिल होंगे। तो इस सिलेबस को यहां पर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद पेपर आ जाता है आपको निबंध का। निबंध को अगर हम देखें तो उम्मीदवार को विविध विषयों से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं, मतलब कोई एक टॉपिक नहीं है कि सामाजिक पहलू पर ही आपसे निबंध पूछा जाएगा। राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, आपदा प्रबंधन भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हो सकता है, वैज्ञानिक पहलू भी हो सकते हैं, और ऐसे कई सारे यहां पर टॉपिक्स हो सकते हैं जहां पर आपसे निबंध पूछा जाएगा। निबंध जो पूछा जाएगा उसमें आप अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रभावशीलता है, जो निबंध पूछा गया है उसके विभिन्न पहलुओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए, अच्छे से व्याख्यायित करते हुए क्रमबद्ध तरीके से यहां पर होना चाहिए। ये कैसे होगा तो इसमें आपको हेल्प की जाती है। आपको विभिन्न विषयों में सबसे पहले तो निबंध लेखन शैली पर काम कैसे करना है, उसमें बेहतर कैसे होना है,
हर विषय को लेकर के आप उसमें निबंध को लिखने की शैली को डेवलप कैसे करना है, उस पर आपको काम कराया जाता है। और निबंध में आप ज्यादा अंक कैसे लाएं, ये हम आपको कराते हैं। दूसरा, निबंध के बाद जैसे मैंने कहा कि आपको 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं। ये काफी डिटेल, जैसे मेंस में जब आप आते हैं ना, तो मेंस बहुत डिटेल से स्टडी करने को मांगता है, लेकिन जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए जाते हैं। इस कारण से मेंस में इन सब्जेक्ट को वापस से डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के समय आपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, एनवायरमेंट को, साइंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे इतिहास का उन्होंने जो पहला प्रश्न पत्र है 3 टॉपिक आने हैं। हिस्ट्री आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा, हिस्ट्री में आपको 6 पार्ट होते हैं, फिर आपको सोसाइटी है, उसके बाद आपका भूगोल है जिसमें आपके 2 पार्ट हैं। तो चलिए उनका सिलेबस थोड़ा सा क्या क्या है, क्या टॉपिक है, उनको बताते हैं। देखिए पहली चीज जो है इसमें भारतीय संस्कृति में प्राचीन कला काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आपका सिलेबस जो होता है ना, आपको सब कुछ बता देता है कि आपको करना क्या है। सिलेबस में पहली चीज जो लिखी गई है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, यानी एशियंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक। इसमें मिडवल लिखा नहीं है, लेकिन बीच से जोड़ दिया गया है, तो यानी कि उसके बीच का पार्ट यानी मिडवल पार्ट भी आपको पढ़ना है। तो एशियन भी पढ़ना है, मिडवल भी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो कला के रूप पढ़ने हैं, साहित्य पढ़ना है, स्थापत्य पढ़ना है, यानी कि आपको आर्ट एंड कल्चर भी यहां पर पता होना चाहिए। इस दौरान में क्या क्या आपको आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से विकसित हुआ है। उसके बाद 18वीं सदी से मध्य को लेकर के आधुनिक भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है, जिसके समय 18 यानी कि 18वीं सदी के बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन से प्रमुख लीडर हुए, कौन सी प्रमुख यहां पर विषयगत चीजें डेवलप हुई, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम भी देखा जाए तो इसके कई सारे कौन कौन से आंदोलन कब कब हुए, उसके चरण क्या रहे, देश के किन भागों में इनका विकास हुआ, किस लीडर के द्वारा उनका नेतृत्व किया गया, कौन से प्रमुख यहां पर व्यक्तित्व रहे, उनका भारत के स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, इन पहलुओं को भी हमें समझना और पढ़ना चाहिए। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वहीं से हिस्ट्री नहीं खत्म हो जाती है, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत, यानी कि इसको हम कहते हैं इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आईपीआई शुरू हो जाता है। और आईपीआई के दौरान भारत कैसे एकीकृत हुआ, क्योंकि देखा जाए तो भारत क्या था, विभाजित हो गया था। भारत पाकिस्तान 2 देश बढ़ गए थे, इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी रियासतें थी। तो वहां पर एकीकरण कैसे हुआ, उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, उसके पीछे की पूरी दास्तां समझनी है। फिर अलग अलग समय पे देखा जाए तो कौन से प्रधानमंत्री हुए, उनके समय कौन से डिसीजन लिए गए, कैसे यहाँ पर पहले हमारे संबंध इत्यादि थे, भारत का विकास में उनकी क्या भूमिका रही। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, शासन, सौम्यवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, और ये सारे उसके रूपों को भी आपको यहां पर पढ़ना है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये कह के निकल सकते हैं कि एशियन, मिडवल, मॉडल, आर्ट एंड कल्चर, आईपीआई और वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो शायद आप उतना डिटेल से नहीं जानते हैं, और यही सबसे बड़ी कमी होती है। क्योंकि आपको अगर अपने सिलेबस की समझ नहीं है, तो आप जो बुक ले रहे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, या क्वेश्चन कहां से आएगा, इसकी भी समझ नहीं होती है। इसलिए सिलेबस को जब आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ना सिर्फ आप यहां पर मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको सामने से क्या पूछ लिया जाएगा, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके लिए साथ साथ आप ये भी रेडी रहते हैं कि आपके पास उसके जवाब भी होते हैं। तो ये चीजें आपको सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन है। ये पहला ही पेपर है जिसमें हिस्ट्री के ही 6 पार्ट हैं। इसके बाद देखा जाए तो समाज शुरू हो जाता है। दूसरा, एक ही पेपर में दूसरा सब्जेक्ट शुरू होता है, भारतीय समाज। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के भारत में भूमिका क्या है, महिला संगठन कौन से हैं, जनसंख्या संबंधित मुद्दे हैं, गरीबी, विकास संबंधी विषय हैं, शहरीकरण है, उनकी समस्याएं हैं, समाधान। भारतीय समाज में आधुनिकताओं का क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक संरचनाएं कौन सी हैं, प्रभुत्ववाद, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे पहलुओं को शामिल करता है। विश्व के भौतिक भूगोल, ये आपको देखा है समाज को लेकर के ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको पढ़ना है जब आप इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। देखिए भारतीय समाज काफी बदला है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय समाज कैसा हुआ करता था, फिर मध्यकाल में कैसा हुआ,
आधुनिक समय में कैसा हुआ, आईपीआई के दौरान कैसा और वर्तमान में कैसा है। इस दौरान समय समय पर महिलाओं की जीवन शैली से लेकर उनके प्रभाव क्या पड़े, किस तरीके के नए परिवर्तन आए, कौन से कानून बने, कौन से यहाँ पर समस्याएं अभी भी विद्यमान है, वर्तमान के घटनाक्रम क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राचीन गत स्थिति और भारतीय समाज की जो अनेकता में एकता है, वसुधैव कुटुंबकम है, एकल परिवार है, इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसको भी आपको समझना और पढ़ना होता है। जब भारतीय समाज को समझ लेते हैं, समझना इसलिए थोड़ा आसान रहता है क्योंकि हम इसी समाज से जुड़े हुए हैं, हम उसको जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कई सारी चीजें हमारे आसपास ही हो रही होती हैं, इसलिए हम उसे और भी ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट इसमें शुरू हो जाएगा वो होता है आपका भूगोल, जिसमें आपको देखा था विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं हैं, विश्व भर में जितने भी तरीके के प्राकृतिक संसाधन उनका वितरण है, विश्व भर में देखा विभिन्न भागों के प्राचीन, मध्यवर्ती, आधुनिक औद्योगिक उद्योग के क्या योगदान है, समुद्र, मृदा, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, स्थान आधारित भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत इत्यादि को लेकर के, वनस्पति, प्राणी, जंतु, परिवर्तन प्रकार। तो ये सारी चीजें यानी कि इंडिया और विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है, विभिन्न पहलुओं से पढ़ना है, कहाँ पे ज्योग्राफिकल क्या चेंज आया है, उसके पीछे क्या रीजन है, वर्तमान की स्थिति कैसी है, कौन सी जलधाराएं हैं, कहाँ कैसी मौसम है, कैसी मिट्टी है, उस देश में उस भौगोलिक स्थिति क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूगोल के जियोपॉलिटिक्स और यहाँ पे जियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी आपको समझना होता है। एक तरीके से कहा जाए तो सामाजिक आर्थिक पहलुओं को, भौतिक पहलुओं को ही यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ना और समझना है। पहला पेपर आपको 3 सब्जेक्ट्स देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे इतिहास आता है, आर्ट एंड कल्चर है, समाज है और भूगोल है। अब आपसे कोई पूछे तो आप बेसिक्स पहलू सबसे पहले तो ये तो जरूर बता सकते हैं ना कि पहला पेपर यूपीएससी का कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाता है। दूसरा आता है, दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर आता है जिसमें आपको देखा है तो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसमें सबसे पहले संविधान को लेकर के देखें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो पूरा संविधान, उसका ऐतिहासिक आधार था यानी कि कैसे बनना शुरू हुआ, फिर उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं हमारी क्या है, उसमें कौन कौन संशोधन हो सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, बुनियादी संरचना क्या है संविधान की, वो सारी चीजें समझना। फिर संघ एवं राज्यों के कार्य उत्तरदायी संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त के हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां। तो संघ राज्य का जो संबंध है ना बड़ा जटिल है, ठीक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो काफी यहां पर केंद्र वर्सेस राज्य का चलता रहता है, कभी कोई मुद्दा चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन देखा जाए तो भारत की जो संघीय यहाँ पे संरचना है वो एक दूसरे को जोड़ करके भी रखती है और एक दूसरे को यहाँ पे इतनी भी पावर देती है कि अपने अपने स्तर पे चीजों का संचालन भी कर सके। तो ये सारी जो घटनाक्रम है ना, ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो संरचना है, इसको समझना होता है इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि संघ और राज्यों के बीच अपनी अपनी शक्तियां हैं, तो शक्तियों का पृथक्करण जो होता है सिर्फ यहाँ पर संघीय स्तर पर नहीं है, कार्यपालिका के स्तर पर नहीं है, बल्कि विधायिका और न्यायपालिका के स्तर पर भी है। तो उनकी शक्तियों, विवाद निस्तारण, संस्थागत चीजें, उन्हें भी समझना होता है। भारतीय संवैधानिक योजना का अन्य देशों से तुलना भी करनी है कि हमारे संविधान का कौन सा पहलू किस देश से लिया गया है, कौन सी विशेषताएं ली गई हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा संसद के बारे में पढ़ते हैं तो राज्य विधायिका के बारे में भी पढ़ना होता है। इसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किस तरीके से गठित होती है, उनका क्या प्रक्रिया है, उसकी कार्य शक्तियां क्या हैं, उनकी संरचना कैसी है, विशेषाधिकार क्या होते हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को भी हम पढ़ते हैं। अभी देखा जाए तो लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो लोकसभा का सत्र चल रहा है, फिर आप सुनेंगे कि लोकसभा का सत्र कितनी बार चलता है, कब कब चलता है, उसके पीछे के रीजन क्या है, क्या क्या वहां पर चीजें घटित होती हैं, तो वो सारी चीजें हैं। इसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, उनका संगठन, मंत्रालय, विभाग, प्रभाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ प्रणाली, उनकी भूमिका है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आता है, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां हैं। इसी तरह संवैधानिक, विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय आते हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, कौन कौन से आयोग हैं, कौन कौन से निकाय हैं, कौन उनकी क्या शक्तियां हैं, उनका गठन कैसे होता है। सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप के विकास के साथ अभिकल्पन और कार्यान्वयन, उससे जुड़े मुद्दे हैं। कई सारी विकास प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे भी आ जाते हैं, जो गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, दानकर्ता, ये सारे मुद्दे इसमें आपको शामिल हो जाएंगे। इसी तरह केंद्र राज्य के द्वारा जनसंख्या के ये सारी जो पहलू हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको
पॉलिटी के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो पॉलिटी के बाद, संविधान के बाद, राज्य व्यवस्था के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, केंद्र राज्यों के द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील, अति संवेदनशील वर्गों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए कौन सा तंत्र है, विधि है, संस्थान है, निकाय है, उनको पढ़ना होता है। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित क्षेत्रों, सेवाओं, उनके प्रबंधन को लेकर के, और गरीबी और भूख से संबंधित विषयों को जो हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस के अंतर्गत। इसी तरीके से गवर्नेंस का एक टॉपिक आता है जो छोटा है लेकिन प्रभावशाली है, जिसमें हम शासन व्यवस्था के पहलुओं को समझते हैं। शासन पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, ई गवर्नेंस का प्रयोग करता हुआ होना चाहिए, जिसकी अपनी सफलताएं और अपनी सीमाएं भी हैं। लेकिन वो सफलताएं और सीमाएं क्या हैं वो भी समझना है। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, संस्थागत और अन्य उपाय भी गवर्नेंस के अंतर्गत आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एक पहलू और आता है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसके बाद आ जाता है आईआर। आईआर देखा जाए तो एक ऐसा विषय है जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री देखा जाए तो लगातार नए नए देशों के दौरे करते हैं। कई सारे देशों के साथ अब भारत के संबंध इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और नए देशों के साथ भी संबंध लगातार बन रहे हैं, जिसके कारण भारत आज विश्व का एक बहुत ही प्रभावशाली यहां पर कंट्री है। तो यहां पर इसके कारण कई सारी जियोपॉलिटिक्स जो होती है वो चेंज हो रही हैं या बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो उसको समझना है और इसके लिए हमें आईआर पढ़ना है। आईआर में क्या पढ़ना है? आईआर में भारत और इसके सबसे पहले पड़ोसी संबंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन लोगों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इतिहास कैसा रहा है, वर्तमान कैसा चल रहा है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, जैसे कि आपको देखा जाए भारत पाकिस्तान के संबंध, ठीक है, भारत रशिया संबंध, भारत अमेरिका के संबंध, भारत चीन संबंध। फिर उसमें हम देखते हैं कि आपको ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, आसियान हो गया, तो ऐसे संगठनों के बारे में भी पढ़ना है। भारत के हितों, विदेश परिवेश, विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव, कि चीन की वन बेल्ट वन योजना आई, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की H1B वीजा पॉलिसी आई, इससे भारत पर, भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसी जो भारतीय लोगों के हितों को भी प्रभावित कर सकती है, उसको भी हमें आईआर में पढ़ना होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, एजेंसियां हैं, मंच हैं, उसकी संरचना और अधिशेष आपको हो गया, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें सुधार को लेकर के लगातार चर्चा होती है, भारत को उसकी स्थायी सदस्यता देने की बात होती है। तो वो सारे टॉपिक हम आईआर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा जो पेपर है, इसमें आपको सबसे पहले जो टॉपिक आता है इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी में योजना, संसाधन जुटाना, विकास, समावेशी विकास, सरकारी बजट के पहलू होते हैं। समावेशी विकास के लिए क्या नीतियां सरकार बना रही है। बजट देखा जाए हर साल आता है, हर साल के बजट में किसके लिए क्या योजना है, किस वर्ग को लिए क्या दिया गया है, भविष्य कैसा इकोनॉमी को लेकर के होने जा रहा है, देश के विकास को लेकर के क्या संरचना रचित गई है, बजट से हम पढ़ते हैं। प्रमुख फसलें देश में, कृषि का देखा जाए तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के कृषि का क्या रोल है, कौन सी फसलें हो रही हैं, एमएसपी क्या है, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, सिंचाई, भंडारण, परिवहन, विपणन और बाधाएं, किसानों की सहायता, ये प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। दूसरा बाजार समझना है, जिसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है खेती सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वितरण प्रणाली, उसकी उत्पत्ति कार्य सीमाएं, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पाद, पशुपालन से टॉपिक को हमें समझना और पढ़ना होता है। यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की भी डिटेल से समझ होनी चाहिए। तीसरा पहलू आता है कृषि पर आधारित एक उद्योग, जिसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो होता है, इसमें कार्यक्षेत्र, संस्थान, सीमाएं, अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। भूमि की भूलेख सुधार प्रक्रिया, भूमि सुधार इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है कई सारे राज्यों में और देश के स्तर पर भी। एक पहलू लगातार इकोनॉमी में चर्चा का विषय रहता है कि एलपीजी सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। एलपीजी का क्या प्रभाव पड़ा है औद्योगिक नीतियों पर, विकास पर, यह भी आपको समझना और जानना जरूरी है। कहते हैं भारत तेजी से बदल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बुनियादी ढांचा है, जो कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तर और रेलवे के लगातार तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होने से देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो उसके पीछे यहां पर अगर देखा जाए तो अडानी ने कोई पोर्ट बना दिया या बंदरगाह बना दिया तो उससे आसपास के रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देश में कोई यहां पर एक्सप्रेसवे नया बन गया तो उससे आसपास के रीजन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह भी हमें समझना और पढ़ना है इकोनॉमी के अंतर्गत। फिर देखा जाए तो इकोनॉमी का एक पहलू आता है जिसको हम कहते हैं निवेश मॉडल, कि इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कहां कहां हो रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार की क्या निवेश मॉडल को लेकर के नीतियां हैं, ये जानना है।
इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट पेपर 3 में आपसे पूछा जाता है वो साइंस एंड टेक, जो लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और इसके प्रयोग भी। इसमें हम विकास अनुप्रयोग रोजमर्रा में जीवन के बारे में पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक में भारतीयों के द्वारा क्या विशेष उपलब्धियां हासिल की गई, नई प्रौद्योगिकियां विकसित होंगे, वो जानना है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों के डिटेल पहलुओं को हमें पढ़ना है, और वो सारी चीजें आपके वर्तमान के घटनाक्रम से जोड़ करके पढ़ाई जाती हैं। संरक्षण, इसके बाद देखा जाए तो अगला जो पहलू आ जाता है वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और उसके प्रभाव के आकलन को लेकर के कई सारे पहलुओं को डिटेल से समझना है। इस सिलेबस में बहुत कम है। जैव विविधता क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, इकोटोन सिस्टम क्या होता है, सरकार की पॉलिसीज क्या होती हैं, नया परिवर्तन क्या आया है, वैश्विक स्तर से लेकर के वर्तमान के यहाँ पे चीजें हैं, सम्मेलन है, संगठन है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको एनवायरमेंट में पढ़नी होती हैं। अगला आता है आपदा और आपदा प्रबंधन। कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं देखा जाए तो बाढ़ आ गई, कहीं देखा जाए तो आपको भूमि का धंसाव हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, तो ये जो जुड़ी हुई आपकी आपदाएं हैं, इनको समझना है। क्यों आया, पीछे का रीजन क्या था, अगली बार ना हो तो उसके लिए क्या करें, सरकार पॉलिसी कैसे बना रही है, देश में कहां पर किस तरीके की आपदाएं ज्यादा आती हैं, उसको लेकर के प्रशासन के स्तर पर क्या है, कौन सी टीमें गठित की गई हैं, वो सब आपदा और आपदा प्रबंधन में पढ़ते हैं। और लास्ट का जो टॉपिक यहां पर आता है पेपर 3 में, वो आता है इंटरनल सिक्योरिटी। अभी देखिए, भारत सरकार जो होती है लगातार एक मुद्दे के पीछे पड़ी है कि हम कैसे यहां पर देश में आंतरिक सुरक्षा को स्थिर बनाएं, सीमाओं को लेकर के, आंतरिक स्तर व्यवस्थाओं को लेकर के। तो वो समझना है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तो इसमें ये करना है कि विकास कैसे देश का हो, और देश में जो फैलता हो उग्रवाद है उसे कैसे समाप्त करना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती है उसे कैसे खत्म करना है, शासन विरोधी जो तत्व हैं उनको खत्म करना है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को समाप्त करते हुए मीडिया की भूमिका को बेहतर बनाना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के ढांचे, डेटा शोधन, उससे जुड़ी जानकारियों पर काम करना है। सीमाओं से संबंधित जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसको यहाँ पे प्रबंधन, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच के संबंधों को समझना है, उसको कैसे नष्ट किया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए, और विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाओं की क्या भूमिका है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना और समझना है। और ये सारी चीजें आपको आती हैं पेपर 3 में। तो डिटेल है, काफी सारा सब्जेक्ट है, काफी सारे पहलू हैं, और वो वहां पर उतनी ही डिटेल से आपको पढ़ाया भी जाएगा। पेपर 3 के बाद अगला जो पेपर आता है जिसमें हम कहते हैं पेपर 4 सामान्य अध्ययन का, ये है एथिक्स का पेपर, नीति शास्त्र का पेपर। अब इसमें यहां पर देखा जाए तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से संबंधित यहां पर टॉपिक आते हैं। अब इसमें देखा जाए तो आपको सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिरुचि से संबंधित मुद्दे हो गए, उनसे रिलेटेड आपको केस स्टडी हो गई, वो आपको यहां पर पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या क्षेत्र होंगे, तो 6 से 7 टॉपिक हैं। पहला है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन, नीति शास्त्र के आयाम है, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका क्या है वो समझना है। दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें मानवाधिकार मूल्य आता है, जिसमें महान नेता, सुधारक, प्रशासक, उनके जीवन, उपदेश, उनका परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं में भूमिका, ये जानना और समझना है। तीसरा होता है अभिरुचि, जिसमें हम संचार, संरचना, कार्य, विचार, आचरण, परिवेश, दैनिक जीवन की राजनीतिक अभिरुचियां, सामाजिक प्रभाव, धारणाओं को समझना और जानना है। चौथा टॉपिक है सिविल सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, जैसे कि सत्यनिष्ठा, शोषण रहित गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भावना, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति हो गया, संवेदनशीलता जैसे पहलू हो गए, संवेदनाएं हो गई कि लोगों के प्रति एक सिविल सेवक या अधिकारी या कर्मचारी कैसा व्यवहार करे। भावनात्मक समझ भी होनी चाहिए कि फील्ड में कई लोग बहुत परेशान भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको समझना भी है, मिलना भी है, और एक इमोशनल इंटेलिजेंट ऑफिसर भी होना चाहिए, जो कई सारे पहलुओं, घटनाओं को किस तरीके से देखना समझना है वो उसके अंदर एक समझ होनी चाहिए। इसके लिए अवधारणाएं, प्रशासन, शासन व्यवस्था में उसके उपयोग और प्रयोग को भी जानना और समझना है। इसके बाद एथिक्स को लेकर के नैतिक विचारक और दार्शनिकों को क्या कहना है, उनकी क्या सोच है वो भी जानना और समझना है। लोक प्रशासन में लोक सेवा के मूल्य, नीतिशास्त्र, समस्याएं, निजी सरकारी संस्थानों की नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन, विवेक, जवाबदेही, नैतिक शासन को जानना समझना है। शासन व्यवस्था में देखें तो नीतिगत और नैतिक मूल्यों को कैसे हम सुदृढ़ बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वित्त व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था को जानना और समझना है। इसके बाद आती है ईमानदारी।
शासन व्यवस्था में ईमानदारी को लेकर के देखा है तो लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ये सब सारी चीजें पढ़ना और समझना लोकहित के उपयोग और भ्रष्टाचार संबंधी चुनौतियां हैं। और लास्ट में उपरोक्त मुद्दों पर एक केस स्टडी भी आपको हो सकती है, जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहा है वहीं पर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी और समझनी है। तो ये हो गया आपका पेपर 5 एक निबंध का और 4 जीएस के। उसके ऊपर हमने 2 लैंग्वेज पेपर देखे। लास्ट का 2 विषय वैकल्पिक है। वैकल्पिक है तो वहां पर आपको खुद चयन करना है और उन वैकल्पिक पेपर का जो सिलेबस है वो आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी क्योंकि ऐसे कई सारे पेपर हैं, 30 से 32 यहाँ पर टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक आपको लेना है जिसका सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर भी यूपीएससी की, और साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे बहुत सारे पेपर हैं जिसका जो भी है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, तो वो आपको वहाँ पर उपलब्ध होगा। ये जरूर बता दें कि 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर आपको 250 अंकों के होंगे। अब यहाँ पे जो वैकल्पिक विषय है उसकी सूची मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, जिसमें कृषि विज्ञान, नृविज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, विधि, गणित, चिकित्सा, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, पशुपालन, वनस्पति, सिविल, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, प्रबंधन, यांत्रिकी, दर्शनशास्त्र, राजनीति, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, जैसे यहाँ पर 24 विषय हैं। प्लस यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं जिसको आप ले सकते हैं, जैसे कि असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में से आप चयन भी कर सकते हैं कि कौन सा साहित्य लेना है। अब चलिए कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि मूल नियम क्या है। तो यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा की अनुमति देखा जाए तो अधिकतम संख्या को लेकर के है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन परीक्षा में यहाँ पर भाग ले सकता है, जैसी चीज़ों को लेकर के है। तो वो यहाँ पर चीज़ें आपको बता दें। पहली चीज़, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, तो कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। तो सामान्य वर्ग को देखा जाए तो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है। 21 से 32 साल की एज में आप 6 बार परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो 21 से 27 में ही लगातार 6 बार दे दीजिए, या बीच में रुक कर दीजिए, या 25 के बाद से लेकर के 32 तक दीजिए। लेकिन 32 से ना तो बाद दे सकते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रख रहे हैं, 6 बार जो अटेम्प्ट हो गए वो एज अगर ओवर हो गई, आपने पूरे 6 अटेम्प्ट नहीं किए लेकिन आप 33 साल 34 साल के हो गए, तो आपको फिर सारे अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे। यानी आपको सारे अटेम्प्ट जो होते हैं वो 32 साल की एज के अंदर कर लेने या 32 साल तक कर लेने। 32 अगर आप 33 हो गए और आपने 5 अटेम्प्ट कर लिए, एक बचा हुआ है, तो फिर वो अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, पहली 21 से 32 साल की एज की होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर आपको 6 अटेम्प्ट जो होती है इस एज के बीच में ही करना है। ऐसा ही यहाँ पर आर्थिक वर्ग के, कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी है 6 अटेम्प्ट है। ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के 9 अटेम्प्ट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी, इनको देखा जाए तो यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है, सिवाय यहाँ पे 9 प्रयास जो हैं सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग जो कि पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत, उनको 9 यहाँ पे अटेम्प्ट दिए जाएंगे। इसके बाद न्यूनतम आयु, जैसे मैंने कहा 21 से 32 साल की आपकी होनी चाहिए, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको इस एग्जाम की परीक्षा को देने का यहाँ पर आपको मौका मिलता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो आज के सत्र में एग्जाम और सिलेबस के पैटर्न को आई होप आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। अटेम्प्ट कितने मिलेंगे वो समझ में होंगे, कौन सी परीक्षाएं जो होती हैं किसके द्वारा कंडक्ट कराएं वो भी समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर जॉब्स पोस्ट आपको मिलती हैं वो भी। अब आपको प्रशासक बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन सेंटर हमारा ज्वाइन करते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपको ये सारा सिलेबस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की हर एक गतिविधि को जैसा हमने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल आप हमारे साथ लगातार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आगे के जो सत्र यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, क्रमबद्ध तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ समझाई जा रही है, उसको फॉलो लेकिन ज़रूर करना है। क्योंकि मुद्दा ये है कि हम सारी चीज़ें आपको बताते चलें और आप उसे फॉलो ना करें तो फिर इसमें गलती क्या हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको चीज़ें, इसीलिए हम सब सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम सिलेबस इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आगे की जो क्लासेस आपको मिलनी शुरू हों तो आपको ये ना रहे कि सर ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसलिए हम सिलेबस को क्लियर कर दें कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा जो है वही आपको पढ़ाया जाएगा, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।